देख के बताओ, याद नहीं है तो नाम तो याद होगा। सबसे पहले अनजिपिंग एंजाइम हेलिकेज से को वो ओपन कर देता है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम था जी? डीएनए हाँ, बिल्डर की तरह काम कर रहा होता था, ठीक है। और उसके अलावा उसका क्या काम था? लास्ट में प्रूफ रीडिंग भी करता होता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब चेक करता है कि बाकी जो मैंने टुकड़ों को जुड़वाया था या कुछ भी करवाया था वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक दो एंजाइम से प्राइमेज था, हाँ लाइगेज। तो प्राइमेज क्या कर रहा था? डीएनए पॉलीमरेज को हाथ पकड़ के रास्ता दिखा रहा था कि तुझे इधर से काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा था। रेप्लिकेशन का प्रोसेस था क्या? जिसमें एक डीएनए, पेरेंटल डीएनए अपने दो न्यू स्ट्रैंड्स को बना रहा था और उस स्ट्रैंड का नेचर कैसा था? सेमी कंजर्वेटिव नेचर, मतलब आधा स्ट्रैंड पेरेंटल की तरह सेम था और आधे में न्यू स्ट्रैंड बन के आए थे, ठीक है। ये वाली चीज़ें याद होगी। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताई थी? हाँ, मैंने ये बताया था कि जो हेलिकेज है वो एक ही बार में पूरा का पूरा डीएनए को ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए थोड़े थोड़े करके वो फॉर्क बनाता जाता है और दूसरी साइड बेचारे प्राइमर्स ऐड हो के उसमें डबल स्टैंडर्ड भी बनाते चले जाते हैं। फिर कल हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से हमें क्या बनाना है? आरएनए। और आरएनए फर्दर कितने टाइप्स के बताए थे मैंने आपको? 3 टाइप्स के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में। तो मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स में होता है, हमें किस आरएनए का काम होता है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एम फॉर मैसेंजर आरएनए। उसी मैसेंजर आरएनए में डीएनए की इंफॉर्मेशन कोड हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ 3 कोडॉन्स, जो इसके बाद का टॉपिक हम पढ़ने वाले, AUG, UGA, कुछ ऐसे ऐसे करके उस मैसेंजर आरएनए में मैसेज कोड रहता है। और वही मैसेज को पढ़ के राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, जो इसके बाद होता है। मतलब डीएनए से डीएनए बताया था, फिर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बताया था, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें करनी है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी लिखवाई थी मैंने, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो वन स्ट्रैंड ही क्यों यूज़ किया था, ये भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि अगर सिंगल स्ट्रैंड नहीं यूज़ करेंगे तो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनने की चांसेस होते हैं, जो कि सेंट्रल डोग्मा को ख़राब कर देगा। क्योंकि एक डीएनए के पास एक ही मैसेज होगा ना कि तुम जाओ भाई ये वाला प्रोटीन बना के आओ, ठीक है। तो अगर 2 एमआरएनए बन गए तो मतलब एक डीएनए ने 2 डिफरेंट काइंड का प्रोटीन बना दिया, जो कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ को वायलेट कर देगी। दूसरा रीज़न ये था कि अगर वो नहीं भी चिपकते हैं, अगर वो आपस में डबल स्टैंडर्ड नहीं भी बनाते हैं, तो वो अलग अलग प्रोटीन बना देंगे, 2 अलग अलग प्रोटीन, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफरी मशीन जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ फेल हो जाएगी, ठीक है। यहीं तक पढ़ के गए थे हम, याद है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या थी आपकी? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं हम। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिनके पास नहीं होता है। रेप्लिकेशन कराने में मैंने बताया था, रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट्स में कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर। तो अब एंजाइम्स लिखते हैं हम। एंजाइम्स कल लिखवा दिए थे कि बच्चे को लिखवाना? एंजाइम्स यूज फॉर प्रोकैरियोट्स। तो लिखो इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे। डेली के डेली हम रिवाइज भी करते चले जाएंगे। कल वाले एंजाइम याद है? पक्का 4 थे, रिपीट करते हैं। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज और लाइगेज, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा। जो एंजाइम है आपका, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। बट इसका पूरा नाम लिखने को क्या होता है पता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है। क्योंकि ये आरएनए पूरा का पूरा इंटायरली किस पे डिपेंडेंट होता है? डीएनए पे। तो इसका पूरा नाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंजाइम यूज होगा। कुछ पूछना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही एंजाइम यूज होगा। उसकी कंडीशन क्या थी?
डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या थी कि मैं किस पे काम करूँगा, सिर्फ सिंगल स्टैंड पे काम करूँगा, और दूसरी किस डायरेक्शन में काम करूँगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पक्का ये था कि 5 to 3 था, देख लो सोच लो, यही था ना। सी 1 मिनट देती हूँ, ठीक है। और इसकी कंडीशन लिखो, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये भी वही है कि मैं काम करूँगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करूँगा। इसने भी अपना सोच रखा है। 1 सेकंड रुक जाओ आप लोग। देखना पड़ेगा पेंसिल मुझे। शॉर्पनर है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लेके आई। चलो फिर इससे काम। ये आप क्या बनाते रहते हो बीच बीच में गोले गोले से, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही काम करना चाहेगा, ठीक है। इसकी भी कंडीशन है mRNA की, और वो भी नया वाला स्ट्रैंड जो जिया था कल जो पढ़ा था वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, ठीक है। ओल्ड की है नहीं चाहिए 3 to 5, ठीक है। ओल्ड तभी मैं बार बार आपसे पूछ रही थी, ओल्ड की 3 to 5, न्यू की हमेशा 5 से 3 वाली में जाएगी। तो अब इसमें एक और चीज़ पढ़नी है, एंजाइम्स तो इसमें एक ही आ गया, उसमें कुछ भी यूनिट नहीं पढ़ी थी आपने, मतलब क्या क्या डब्बे की ज़रूरत है, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो नहीं पड़ी। इसमें मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी काम करवाने के लिए, तो उसको लिखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एंजाइम्स का काम खत्म। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेशन दोगे ट्रांसक्रिप्शन की क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद एंजाइम का नाम लिख के आओगे, एंजाइम की कंडीशन मेंशन करके आओगे। अब लिखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है कोई कोई चीज़ें, वो चीज़ें चाहिए होती। लिख लिया, पूरा हेडिंग लिखना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट करके। पहली है प्रमोटर चाहिए इसको, उसमें भी हेलिकेज को क्या चाहिए था, ORI चाहिए था कि नहीं चाहिए था, याद है। मैं तभी पिछला भी रिवाइज करवाई जा रही हूँ। हेलिकेज पहले ORI ढूंढ रहा था जहाँ पे AT का बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ताकि उसको वो तोड़ना स्टार्ट कर सके, ठीक है। याद है ना पिछले वाली चीज़ें आपको भी। तो इसमें पहला क्या चाहिए हमें, प्रमोटर चाहिए, ठीक है। दूसरा चाहिए स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा चाहिए हमें स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा चाहिए टर्मिनेटर, तीसरा हमें चाहिए टर्मिनेटर। ठीक है। अब जैसे हमारा छोटा सा एग्जाम्पल बना के इसमें क्या होता है ये चीज़ें समझ भी सकते हो, बाकी डेफिनेशन तो बुक में है ही है। ये हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कहीं पे प्रोमोटर लगा होगा, ठीक है, ये लगा मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रमोटर जहाँ से वो एमआरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, इसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कहीं पे प्रमोटर लगा होगा। सेम वैसे ही कहीं पे जाके एंड में क्या लगा होगा, टर्मिनेटर लगा होगा। प्रमोटर और टर्मिनेटर। अब आपको पूरा का पूरा इंटायर डीएनए पे तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन ऐसा रीज़न होता है जिसको देख के आपका एमआरएनए बना हुआ है। लिखो स्ट्रक्चरल जीन के आगे बस उसी की डेफिनेशन लिखनी है। ये तीनों की लिखवा देती हूँ, पहले लिखो। बनाया आपने नकली सा डीएनए, बनाओ, फिर इसके साथ ही लिखाऊंगी। Sequence of DNA which region forms mRNA are called structural gene. स्ट्रक्चर, उस प्रमोटर और टर्मिनेटर की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी। ये तो मैंने लिख ही दिया, स्ट्रक्चरल वाले की लिख दी है, प्रमोटर और टर्मिनेटर की। बीच में कोई रीज़न होगा, जैसे बीच में कोई रीज़न होगा प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, ठीक है। डीएनए का कोई सा भी वो रीज़न
हो सकता है। नहीं दिख रहा? प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का रीज़न। प्रमोटर के आगे लिख लो डीएनए का वो रीज़न जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। प्रमोटर इज द रीज़न एट डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। या आप अपनी वर्डिंग में भी कुछ बना सकते हो। वो रीज़न है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। जैसे फिर से रिपीट करूँगी, मैं रेप्लिकेशन में जाऊँगी। रेप्लिकेशन में किसने रास्ता दिखाया था? प्राइमेज ने रास्ता दिखाया था, तो वो जुड़ा था। तो यहाँ पे कहाँ से काम होना है उसके लिए स्टार्टिंग रीज़न हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, दैट इज़ नोन एज प्रमोटर। टर्मिनेटर में लिख दो जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होएगी, द प्लेस वेयर द ट्रांसक्रिप्शन एंड्स, मतलब डीएनए से आरएनए बनने वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। डीएनए से आरएनए बनने वाला काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम वापस से बनाएंगे अपना डीएनए। इसमें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही था जो कॉपी होके आ गया था हमारा। कहाँ से? रेप्लिकेशन से कॉपी करके हम लेके आ गए थे। इसका लिखो पहला कोई सा भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम, बीच में स्पेस रखना क्योंकि काफ़ी चीज़ें बनानी है हमने। अगर ये रीज़न में मान लो यहाँ तक हमारा प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन होएगा और लास्ट में क्या होगा आपका टर्मिनेटर। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बना रखा है डब्बे डब्बे करके, NATOR टर्मिनेटर। ठीक है, ठीक है, एक जीन का सीक्वेंस है, उसमें मैंने इंटायर क्या बना दिया कि किस किस तरीके से मिल गया आपको कि प्रमोटर होगा। अगर वहाँ नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, वो हम लास्ट में बुक से भी पढ़ना ही है हमें। अगर दिख रहा है तो ठीक है बुक में बना रखा होगा। हाँ, ये डब्बा डब्बा बना के रखा है, पेज नंबर 92 पे है। ऐसे तो बन गया आपका। अब इसके बाद इसमें क्या लिखी होंगी, कुछ ना कुछ क्या लिखी होंगी, सीक्वेंस लिखी होती है। जैसे पहले हमने पढ़ा है, कोई भी सीक्वेंस लिख लो, TAATGC, कोई से भी आपके जैसे सीक्वेंस लिखने की मन करते हैं, कोई से भी सीक्वेंस लिख देंगे। इसके बाद अब आपका कौन एंजाइम आने वाला था? आरएनए पॉलीमरेज। और उसने क्या बोला था, मैं हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे काम करूंगा। मतलब अगर मैंने ये 3 to 5 लिखा है तो वो इधर ही आएगा अपना काम करने। तो कौन आने वाला है? RNA, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन भी क्या थी? 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन होती है। बट उसमें इसको रास्ता दिखाने कौन आया था? डीएनए वाले को रेप्लिकेशन में कौन रास्ता दिखाने आया था? एंजाइम को प्राइमेज आया था। ठीक है, इसमें हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। थोड़ा मैथ घुस जाएगा आपका, बस इसका नाम है। यहाँ पे इसको रास्ता दिखाने के लिए कौन आने वाला है? सिग्मा फैक्टर। ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज में आप डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे वैसे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तभी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बुक से। तो चलो यहाँ पे समझो, आरएनए पॉलीमरेज को कौन रास्ता दिखाने आ गया? सिग्मा फैक्टर रास्ता दिखा रहा है। अब सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? यहाँ पे अपना बस उसको रास्ता दिखा देगा। काम कहाँ पे शुरू होगा? स्ट्रक्चरल जीन पे। यहाँ पे प्रमोटर के पास सिग्मा फैक्टर बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे उसको ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प करेगा। अगर अब मैंने यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस लिख ली ACUT, चलो ये बताना ज़रा, mRNA बनने वाला ए के साथ कौन पेयर करेगा? तभी पूछा मैंने, तभी मैंने पूछा था UG के साथ। R कब आया? क्या जाएगा G के साथ? रुक जाओ, रुको। और U के साथ? हाँ ठीक है। और T के साथ? ठीक है। और A के साथ? हाँ अब ठीक है। अब आपकी बॉन्डिंग थोड़ी सही बनी। बॉन्ड्स तो भी पता ही है कि कौन से बॉन्ड बन रहे होंगे हमारे। ठीक है, तो मतलब ये हमारा नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
इसने तो हेल्प किया, बस प्रमोटर रीजन में स्टार्ट होने का प्रोसेस शुरू हो गया था। गाड़ी एक्चुअली में हमारी स्ट्रक्चरल जीन के अंदर चली है, ठीक है। इसके बाद फिर से ये आगे मूव करते जाएगा, करते करते डीएनए के उस रीजन में पहुंच जाएगा जहाँ पे क्या लगा होगा, टर्मिनेटर लगा होगा। तो टर्मिनेशन एंड करने के लिए, मतलब एक सिंगल, ये मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए हमेशा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसको डीएनए से अलग भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैसे जोड़ने के लिए सिग्मा फैक्टर आया था, वैसे ही टर्मिनेटर रीजन में रो फैक्टर होता है। सिंबल तो समझते हो ना, रो फैक्टर आता है टर्मिनेटर रीजन में, ठीक है। टर्मिनेटर में रीजन में रो आ गया और ये सिंगल स्टैंडर्ड mRNA डीएनए से बना के निकाल दिया, जो फर्दर कहाँ चली जाएगी, ट्रांसलेशन के लिए, मतलब नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमने किस में पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। वैसा ही सेम हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन किसमें, बोलो, हाँ अब यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। बस एक चीज़ बताना भूल गई, इसको हम बोलते हैं, जो ये है कोडिंग स्ट्रैंड, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, देखना ज़रा कि नहीं लिखा, लिखा है ना। और ये क्या टेम्पलेट होगा, हाँ ये बताना मैं भूल गई थी, टेम्पलेट स्टैंड। तो बना लो ज़रा फटाफट ताकि समझ आ जाए, एक बार हाथ से बना लो, पूछना तो नहीं कुछ इसमें, समझ तो आ गया होगा। सिमिलरली हम यूकैरियोट्स में जाएंगे, बट यूकैरियोट्स कौन है, हम लोग हैं, और हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो वो थोड़ा और इससे ज़्यादा टफ होने वाला है। एग्ज़ाम में अच्छे से ना वो कलरफुल पेंसिल होते हैं ना, वो ले जाना, पेन मत लेके जाना। हाँ हाँ हाँ, सीबीएसई में अब करो, बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है। +2 में, 10 तक तो बिल्कुल हमें भी नहीं, मैंने भी नहीं यूज़ किया था, उसके बाद बायो के टीचर को चाहिए होता है। पेन, तभी पेन नहीं लेके जाना, कलर्स, पेंसिल कलर्स लेके जाना, ठीक है। पेपर टफ है ना, क्या टफ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछ लो। ये अपनी मेन पोजीशन पे था, पहले ईस्ट में गया, फिर उसके बाद वेस्ट में गया, तो वापस ईस्ट में, मतलब वो बना के देखो, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट बनाओ, फिर वैसे करके देखोगे, पहले इधर गया, फिर इधर ऐसे आया, ऐसे आया, कैसे, वो करके देखना पड़ेगा। वो तो देख लिया। हाँ, तो फिर तब ऐसे ही बन जाएगा, फिर जो ऐसे ट्रायंगल बनेगा और डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। हाँ वो तो, हाँ ये वैसे वही वाला क्वेश्चन तुम्हारा ये बना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और पहले कहाँ गया वो क्वेश्चन, ईस्ट में गया, फिर मेन पोजीशन पे आया, हाँ फिर वेस्ट गया, मेन पोजीशन पे आया, फिर वेस्ट गया। वेस्ट गया, ठीक है। फिर तो शायद स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बना लिया, रो सिग्मा सब पता चल गया होगा आपको। ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, चरस को तो दिखता नहीं है, उसको आदमी चाहिए होता है। एक टाइम उसको सिग्मा चाहिए था, फिर एक टाइम उसको रो चाहिए था। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना फिर आप लोग, जब हो जाए तो, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। डाली हेडिंग, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं क्या थी। बस तो पढ़ना तो हमें ट्रांसक्रिप्शन ही है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनाना है हमने। दूसरे वाले केस में बना दिया हमने, इधर वाले केस में। अब हमें बनाना है यूकैरियोटिक के केस में। तो अब यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले यूकैरियोट में कहाँ पे होएगी ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस के अंदर होने वाली है। और उसमें किसमें हो रही थी, बोलो, याद रहेगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, याद रखना है। उसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम है इसके अंदर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसमें एक ही एंजाइम था जिसने पूरा का पूरा एंटायर काम कर दिया। हमारे पास यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के आएंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2,
3, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस के केस में या जो हम यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर mRNA, rRNA और tRNA तीनों का काम आएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जना मिलके सारा काम कर रहा था क्योंकि वो उतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। फिर इसके अंदर आपका ये हो जाएगा, इसमें सिग्मा और रो फैक्टर नहीं चाहिए। यूकैरियोट्स में सिग्मा और रो फैक्टर की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके RNA पॉलीमरेज हैं वो सारा का सारा काम संभाल लेंगे, ठीक है। तो सब स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स तो हमें क्लियर है क्या क्या चीज़ होता है। तो पहला पॉइंट लिख लो, टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। फिर एंजाइम का नाम लिखते हैं, टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डन। इसमें लिखो RNA पॉलीमरेज 1 रोमन वाला लिखना है इसमें, ऐसे करके ये वाला ही आएगा, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 1 ये होता है फॉर rRNA, फॉर rRNA, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 होता है फॉर आपका mRNA और 3 होगा फॉर tRNA। ये होगा आपका tRNA के लिए। इसमें सिग्मा और रो फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अब आपको एक चीज़ बतानी है, साइड में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बस। जो rRNA होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हो, पढ़ी है सेंट्रीफ्यूगेशन 11th में भी थी केमिस्ट्री में। हाँ, प्यूरिफिकेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम बहुत हाई रोटेशन पे रोटेट करते होते हैं, मतलब किसी भी सामान की डेंसिटी के बेसिस पे अलग करना होता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग हो जाते हैं, फिर हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं पता आपको? अगर नहीं पता बस हल्का हल्का बता देती हूँ। किसी भी चीज़ को, मेरे पास बहुत सारे, जैसे ब्लड में से मुझे सीरम निकालना है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको उस मशीन में डाल के बहुत हाई स्पीड पे घुमा दूँगी तो ब्लड अलग, सीरम अलग हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम rRNA को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उतनी डिटेल में नहीं, बस पार्ट बता रखा है कि हमें 3 टाइप के rRNA मिलेंगे। इसके नंबर लिखो 28S, स्मॉल s ही लिखोगे, 18S और 5.8S। अब ये छोटा s है क्या? इसको बोलते हैं हम सेडबर्ग्स यूनिट। नीट में तो आता ही आता है, CBSE में भी आने लग गया है। छोटा s क्या होता है? सेडबर्ग्स यूनिट। rRNA 3 टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद mRNA की बात नहीं करनी। tRNA में 5 srRNA और snRNA होता है। इसको बोलते हैं स्मॉल रेगुलेटिंग फैक्टर। इसको बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर RNA। हाँ, ऐसा छोटा SR है। जी, बायो का पेपर आपका 3 तारीख को था। आप हो बच्चा 3 तारीख वाले? फिर दूसरा कोई बच्चा होगा। हाँ,
18 को। स्टार्ट है मेरी पेपर। अच्छा 3 से आप पे स्टार्ट है, किसी का स्टार्टिंग में भी पेपर है। डन हो गया मैंने यहाँ तक, बन गया आपका। बाकी सब तो तुम्हें पता ही है कि टेम्पलेट स्टैंड चाहिए, प्रोमोटर टेम्पलेट करें प्रोमोटर चाहिए, और स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, और टर्मिनेटर चाहिए। वो सब चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कि क्या क्या था हमारा, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन था, दूसरा हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में था। पहला हमारे पास प्रमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन था, और टर्मिनेटर था। ये सब चीज़ें एज इट इज़ हमारे पास क्या होंगी, सेम रहने वाली है। अब आप सोचो कि हमारे पास कितने आरएनए पॉलीमरेज हैं, यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज है, बट हमें काम किसका होता है, मैसेंजर वाले का। भाई जो मैसेज लेके आएगा उसी से तो पढ़ के आगे प्रोटीन बनने वाली है, ठीक है। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रमोटर रीजन से जाके जुड़ जाता है तो वो सिंपली क्या बना के दे देगा, आरआरएनए बना के दे देगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 जुड़ जाएगा तो वो भी आराम से जाके टीआरएनए बना के हमें दे देता है। बट अगर RNA2 पॉलीमरेज जुड़ा, वो कौन जुड़ रहा है हमें नहीं पता चलता, ठीक है, क्योंकि सब जुड़ते हैं, सब अपना अपना काम बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं। तो अगर ये mRNA जाके जुड़ता है तो मतलब सॉरी RNA2 पॉलीमरेज जाके जुड़ता है तो वो mRNA बना के नहीं देता है हमें, वो हमें बना के देता है HNRNA। ये कोई अलग सी ही चीज़ होएगी। इतने नाम सुने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी नहीं सुने होंगे आपने, जितनी बायो के अंदर आ रही है। तो अगर वो जुड़ेगा RNA पॉलीमरेज 2 तो वो बना के देगा हमें HNRNA। बताती हूँ क्या है ये HNRNA। पहले बाकी चीज़ें समझ आ गई आपको, तो वो एक एक लाइन में अपना लिख लो कि अगर 1 और 3 जुड़ेगा प्रमोटर से तो वो हमारे RNA और tRNA बना के दे देगा। ये लाइन लिख लो छोटी सी। RNA1 और RNA पॉलीमरेज 1 और RNA पॉलीमरेज 3 अगर वो दोनों, बाकी से प्रोसेस पता है जैसे उसमें हुआ था यूकैरियोट वैसे ही हो जाएगा, बस 2 वाले में गड़बड़ है, तो 2 वाला हम एक्सप्लेन करेंगे। बेहोश हो रही देख के, कोई बात नहीं, आगे भी है। डन, ठीक है। अब हमारी बात करें, अब आप लिखना है कि अगर यहाँ पे RNA पॉलीमरेज 2 जुड़ा है तो वो आपको टर्मिनेटर पे क्या बना के देगा, HNRNA, स्मॉल में ही लिखना है, ये बना के देगा हमें HNRNA इंस्टीड ऑफ mRNA, ठीक है। बाकी वही सब है, इसमें सिग्मा और रो नहीं चाहिए, इसमें अपने आप से RNA पॉलीमरेज प्रमोटर के पास जाके जुड़ता है, और बाकी वही जो सीक्वेंस थी आपने जैसे पीछे पढ़ के आए हो यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, वैसे ही बनाएगा और टर्मिनेटर पे टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी दोनों में तो ऐसे निकल गया, बस यहाँ पे mRNA की जगह क्या बन गया, वो HNRNA। इसको लिखो क्या होता है, ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ये सब नेम आपसे पूछा जाएगा, और वी कॉल इट प्रिकर्सर RNA, CU आएगा, CURSOR, प्रिकर्सर mRNA और प्री RNA, ये इतने सारे इसके नाम हैं, 3 हैं, HNRNA, प्रिकर्सर RNA, mRNA या प्री RNA। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब ये लिखो कि ये बना भी ना तो कैसा बना, इमेच्योर,
ये कैसा बना है आपका, इमेच्योर बना है। अब इस बेचारे को हमें मैच्योर भी करना है। ये HNRNA जो बना है वो क्या है, इमेच्योर। तो लिखो आगे, ये सब चीज़ें लिख ली आपने कॉपी में, लिखो स्टेप्स फॉर मैच्योरिंग HNRNA। मतलब ये इमेच्योर या प्रिकर्सर mRNA जो था आपका, उसको हमें मैच्योर करना है। तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगी। पहला स्टेप लिखो कैपिंग, कैपिंग CAPPING, कैपिंग, कैपिंग। दूसरा है टेलिंग, TAILING, कैपिंग, टेलिंग। थर्ड में स्प्लाइसिंग, SPLICING, स्प्लाइसिंग। डन, 3 स्टेप। अब वो उसमें से ऐसा ही निकला होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, यही निकला होगा ना पूरे DNA में जो टर्मिनेटर पे निकला होगा। ये क्या था बेचारा, HNRNA था, इमेच्योर था ये। ठीक है, तो इस पर हमने क्या क्या स्टेप लगानी है, कैपिंग करनी है, टेलिंग करनी है और स्प्लाइसिंग करनी है। तो कैपिंग का मतलब ये होता है कि 5 प्राइम एंड पे एक बेस या कुछ जाके जुड़ेगा, ठीक है, उसको मैच्योर बनाने के लिए। तो उस बेस का नाम है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग वाले स्टेप में बायोलॉजी ऐसी ही है, कोई मैं तो स्टार्टिंग में बताया था कि 3-4, तभी छोड़ के मैं कुछ और पढ़ाने चली गई थी। एवोल्यूशन एक और है, वो भी नहीं पीछे छोड़ने वाला। ठीक है, ये अगर पहले पढ़ाया होता तो फिर बोलते ठीक है रहने देती हूँ ना, बायो नहीं लूँगी। ठीक है, 5 प्राइम पे क्या होगी, कैपिंग। कैपिंग में क्या ऐड होगा, बस 2 ही चैप्टर है जी, कुछ ज़्यादा नहीं है, निकाल लो। मिथाइल गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट, एक बार लर्न हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है 5 प्राइम पे इन द स्टेप ऑफ कैपिंग। कैपिंग के अंदर 5 प्राइम पे मिथाइल गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा उस इमेच्योर RNA को मैच्योर बनाने के लिए। ठीक है, ये भी होश हो जाएगी अब 1-2 दिन में। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेलिंग। टेलिंग में भी होगा यहाँ पे ऐड, टेलिंग में ऐड होगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये इसका शॉर्ट में नाम है एडिनाइलेट, एडिनाइलेट। करती हमने कैपिंग और टेलिंग। अच्छी टोपी नहीं बनाई आपने, टोपी अच्छी तो बनाई है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की टोपी है, इसको टोपी बनाई है ना, कैपिंग करी है। टोपी किस चीज़ की बनाई, इतनी बड़ी चीज़ की। समझ आ रही है भाई, कैसी लग रही है बताओ तो सही, थोड़ा रिव्यू भी देना होता है बीच बीच में। केमिस्ट्री से सही है, और आपके लिए केमिस्ट्री से ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो अभी, क्या चल रहा है, अल्कोहल। फर्स्ट बुक ख़त्म कर दी अभी, हाँ वो उठा बीच से कर रहे होंगे आप, PW से कर रहे हो तो अभी उनका 2 चैप्टर स्टार्टिंग के हुए होंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक पे होंगे वो। अभी काइनेटिक्स भी करवा दिया, कोऑर्डिनेशन रेट लॉ वगैरह आ गया था। ठीक है, फिर तो उसमें तो सही है, कोऑर्डिनेशन भी रहता है, समझ आ जाएगा। अगर आपने 11th में वो पढ़ा होगा ना MOT वाला ध्यान से, तो आ जाएगा। अगर उसको उड़ाया है ना फिर फंसोगे अब। ठीक है, ये हो गया, दोनों की समझ आ गई। अब एक और स्टेप क्या था आपका, तीसरा स्प्लाइसिंग बोली थी मैंने आपको। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में जब ये बन के आया है ना, ये जब आया होगा, मैं दोबारा बना देती हूँ गंदा ना लगे देखने में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये ना ऐसे बन के आया होगा, इसमें थोड़े दूर में बना होगा
ये बना होगा, एक रीजन बना होगा एक्सॉन, एक बना होगा इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। ठीक है, सोच रहे हो अब और क्या क्या लिखना शुरू कर दिया मैंने यहाँ पे। इंट्रॉन्स जो होता है दैट इज़ नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके पास कोई मैसेज नहीं रहता है हमारे पास। ठीक है, एक्सॉन के पास कोई भी पार्ट नहीं रहेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, इंट्रॉन्स के। उल्टा तो नहीं बोल दिया, बुक खोलना ज़रा, बुक में देखना एक्सॉन है या इंट्रॉन्स है। इंट्रॉन्स वैसे नॉन फंक्शनल होता है, कंफर्म कर देना बस। इंट्रॉन्स, हाँ इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल होता है, तो इंट्रॉन्स इज, हाँ बस क्लियर हो गया। ठीक है, नॉन फंक्शनल लिखा हुआ है ना एक्सॉन में। हाँ, तो एक्सॉन में क्या होता है, कोडिंग होता है। इंटरप्टेड हो गया ना, बस हो गया क्लियर, बस ये देखना था मुझे। तो एक्सॉन के पास, बेचारे के पास क्या है, मैसेज है, और इंट्रॉन्स के पास नहीं है। तो ये एक्सॉन्स के बीच में कौन घुस रखा है, हर जगह इंट्रॉन्स घुस रखे होते हैं। तो स्प्लाइसिंग के अंदर जो SNRNA होता है, ठीक है, वो उसको इंट्रॉन्स को रिमूव करवा देगा। ठीक है, थर्ड स्टेप, दोनों स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप आपका स्प्लाइसिंग आया। स्प्लाइसिंग में SNRNA ने इंट्रॉन्स को क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। रिमूव करवा के आपका फ्रेश 5 प्राइम से 3 प्राइम mRNA बना दिया, और अब ये किस में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन जो होनी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो। रिपीट करवा रही हूँ क्या पढ़ा है, एक बार ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं कौन सा, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है। 3 टाइप के थे, 1 2 3 थे। ठीक है, 1 वाले में क्या बन रहा था बताओ ज़रा मुझे, RRNA बन रहा था। ठीक है, तो अगर हमारा जो ये DNA था, इसमें प्रमोटर के पास पहले ये आया होगा, तो इसने RRNA बना के सबसे पहले साइटोप्लाज्म में भेज दिया, तो जाओ चले जाओ। ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। साइटोप्लाज्म में क्यों भेजा, फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन जो इसके बाद आने वाला है। फिर 2 3 आया था, 3 ने भी tRNA बना के साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया कि तू भी चला जा जल्दी से। ये दोनों जल्दी पहुंच गए। बच कौन जाता है, 2 वाला, जिसको mRNA बनाना होता है। सबसे मतलब बाकियों की भी इम्पोर्टेंस है हमें, बट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 2 की होती है। तो 2 को तो बनाया, जब 2 जाके जुड़ा होगा इसके पास, प्रमोटर के पास, तो उसने mRNA की जगह क्या बना के दे दिया, HNRNA बना दिया। HNRNA बेचारा क्या था, इमेच्योर था, तो उसको मैच्योर करने के लिए पहले हमने कैपिंग करी, टेलिंग करी, फिर लास्ट में उसकी स्प्लाइसिंग कर दी। स्प्लाइसिंग करने के बाद उसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर शायद आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ट्रांसलेशन पूरा आज नहीं करवाऊंगी, काफ़ी मिक्स हो जाएगा, बस ट्रांसलेशन की इंट्रोडक्शन दूंगी। पूछने को नेक्स्ट हेडिंग बस डाल लेना आप लोग, ट्रांसलेशन। इंट्रोडक्शन दूंगी मैं ट्रांसलेशन की, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है। फिर उसके बाद एक ही दिन में हमने दोनों ख़त्म कर देना है, वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स वाला। पढ़ रहे हो ना घर पे, आपका भी ये चैप्टर भरा पड़ा है पूरा। ये चैप्टर ना समझो आपके बोर्ड में पास करा देगा आपको, अगर ये पढ़ के जाओगे। और नहीं पढ़ के जाओगे ना, नंबर ऐसे गिरेंगे आपके, पक्की बात है। ये और एवोल्यूशन, जेनेटिक्स तो अपने आप में है ही है डिजीज़ के लिए, क्योंकि आपने पूरी बुक बायो की पढ़ ली और आप खुद सोचो कि उसमें कुछ नहीं था। डिज़ीज़ थे, हल्के फुल्के नाम लर्न करने थे, और ये मैकेनिज़्म पढ़ रहे हो आप। और इससे पहले जो कौशिक डिज़ीज़ वाला पढ़ा था, मैंने छुड़वाया ना उसमें, कि आपको बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं है अभी, कि किस तरीके से जीन में मॉडिफिकेशन होती है, क्या होता है, ये सब चीज़ें आधी चीज़ तो पता ही नहीं होती। अब आपको थोड़ा बेसिक पता चल रहा है। 11th की बायोलॉजी बहुत ख़राब है, अगर वो पढ़ी होती तो आप पक्का 12th में पढ़ते ही नहीं। भरोसा था मुझसे, एक बच्चा पूछ रहा है 11th का, मैम मैं एडिशनल बायो ले लूँ। मैंने उसे बोला 11th में रहने दो, 12th में लेना। 11th में अगर पास पोस हो सकते हो स्कूल में बात करके तो हो जाओ। मैंने उसको यही सलाह दी है कि ऐसे नहीं होने वाला। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ट्रांसलेशन। बस हमें बेसिक इंट्रोडक्शन लेके जाएंगे, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन के अंदर क्या बनाना था, वो सेंट्रल डोग्मा अगर आपको याद हो तो पहले क्या था, डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाते होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में कौन बनाता है, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है इसका। हाँ कुछ तो था, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, किस, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे बाकी सबके साथ किसका रोल प्ले होगा, राइबोसोम भाई भी आएंगे, जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर वगैरह याद हो तो यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस होता है, यहाँ राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ईआर के साथ भी, इस पे भी लगे होते हैं, स्मूथ ईआर, आरईआर, भूल के हो गए जी, या तो भूल की होएगी पूरा का पूरा। एनिमल्स, हाँ एनिमल सेल, प्लांट सेल का न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता ईआर, और फ्री रेटिकुलम, दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। तो रफ वाले जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर खुद भी बहुत सारा फ्री स्टेट में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो डॉट डॉट करके हम बनाते होते हैं। तो ये हमारे पास, मतलब समझ जाओ, हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पढ़ना है। बट काम कौन करेगा यहाँ पे, हमारे पास राइबोसोम्स हेल्प करेंगे प्रोटीन की बिल्डिंग में। ठीक है, बस एक डेफिनेशन लिख लो, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, the process of synthesis of protein from mRNA with the help of ribosomes. Synthesis of protein from mRNA with the help of ribosomes. डेफिनेशन तो क्लियर होगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करने वाले हैं, किससे, mRNA से, और किसकी हेल्प लेंगे, राइबोसोम्स की हेल्प लेंगे। लिख लो, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ प्लेस करता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, ये मैंने आपको बता दी है। क्या टाइम हो रहा है वैसे, टाइम बताने के बाद फिर सोच रहे स्टार्ट करवाओ कि नहीं। 55 छोड़ दूँ, रुक जाऊँ, रुक जाती हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो कम से कम 10-15 मिनट्स खींचेगा। तो बस हमारा एक ही प्रोसेस रह गया। अब मैं उम्मीद तो करूँगी पीछे पीछे लर्न करो, अब वो आपके ऊपर है, पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे। करनी है ये रेप्लिकेशन, आपकी तो कोई एग्ज़ाम, हाँ करना तो पड़ेगा, आपके तो कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहे, आप तो करोगे। कौन कौन सा रेप्लिकेशन किया अभी कि नहीं, कल शुरू कर दिया था, अभी आप तो पुराना पढ़ रहे हो, आपने कहा स्टार्ट, तो ये स्टार्ट